ये दर्द मेरे पिता से बेहतर कोई नहीं जानता है। वो मुझे आईएएस बनाना चाहते थे। 10 साल में घोड़ा दौड़ा रहा था मुखर्जी नगर में, पोखराज पहनाए, मूंगा पहनाए, मोती पहनाए। यहाँ पंडित यज्ञ करता था, वहां परीक्षा में हम गोला मार रहे हैं, वहां नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, यहाँ हवन हो रहा है। बाबा बासुकीनाथ हमको बोले, बेटा तुम ये सब छोड़ दो, तुम दूसरा काम करो, आओ यहाँ आओ। जब यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ तो कृपा है ना हमारा, काहे फंसे हो वहां? न पोखराज काम किया, न मूंगा काम किया, न मोती काम किया। क्यों? क्योंकि आपको जो काम करना था वो काम में आप लगे नहीं थे। तो फिर मैंने तय किया, लेकिन पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होता है। ये बात पता नहीं हमारी पीढ़ी को कब ये स्किप कर गई। ये बात पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं, ये बात हालांकि पहले सुबह से अभी तक में कितनी बार कई लेखक कह चुके हैं, और ये बात समझने वाली है। आज मैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो मैं पढ़ाई पढ़ता था उससे 20 गुना ज्यादा पढ़ता हूं, और वो मेरे काम की है। और ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ता हूं जो मेरे काम ना आए। मुझे 20 गुना ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर मैं जब यूपीएससी लिख रहा था तो मैं उस वक्त में हीगल और कांट पे, रूसो पे कम लिखता था, याद करके लिखता था। आज जब मैं अपना यार जादूगर उपन्यास लिख रहा होता हूं तो मुझे शोपेनहायर भी पढ़ना होता है, मुझे नीत्शे भी पढ़ना होता है, मुझे जैन भी पढ़ना होता है, मुझे बौद्ध दर्शन भी पढ़ना होता है, मुझे फिर शैव परंपरा भी पढ़नी पड़ती है, मुझे इस उपनिषद में आत्मा के बारे में पढ़ना होता है, मैं फिर छांदों के उपनिषद भी पढ़ता हूं। वो आदमी जो मैट्रिक में स्कूल में खिड़की तोड़ के भाग जाता था, जिसका कड़लविल हाई स्कूल में यहाँ पे सेंटर पड़ा, तो पुर्जा आने में लेट हो गया, नर्वस हो गया कि बार मैट्रिक फेल हो जाएंगे। प्रशासन यहाँ हमेशा सर चुस्त दुरुस्त रहा है, चोरी करने नहीं देता था। नर्वस हो जाएगा, अभी तक आया नहीं है कोई चीट पुर्जा। रे भाई, कोई तो कुर्बान हो, कोई तो क्वेश्चन आउट करो, फेंको ना खिड़की से यार। तो मैं सोचता हूं कि जो मैट्रिक में मैंने इतनी भी पढ़ाई नहीं पढ़ी, 30 नंबर मुझे मैट्रिक में हिंदी में आया। मैं आज फिलॉसफी इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं जब अपने समय को देखूं तो उस समय को देखते वक्त जब मैं अपने समाज, अपने समय के राजनीतिक शास्त्र, अपने समय के जटिलताओं की गांठ खोलूं तो उसके पीछे दर्शन भी खड़ा हो, उसके पीछे एक राजनीतिक धारा भी खड़ी हो, उसके पीछे एक सामाजिक धारा भी खड़ी हो, उसके पीछे विचारधारा भी हो, लेकिन विचारधारा से ज्यादा विचार हो। क्योंकि मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई भी वाद हो, उसको अगर एक कंतरी में बहुत दिनों तक जमा रखिएगा माथा में, तो उसमें मवाद भर ही जाएगा। इसलिए जो विचारधारा का लेखन करते हैं, मैं उनको एक विचारधारा के लिए लेखन करने वाले लठैत से ज्यादा कुछ नहीं समझता हूं। हम जिस उम्र में हैं, हमारी उम्र वो है ही नहीं कि हम एक विचारधारा की डाल पर लटक के अपना पूरा जीवन निकाल दें। विचारों से होकर गुजरना चाहिए, उसके बाद आपको पता चलता है कि विचारवान होना महत्वपूर्ण है। मार्क्स ने खुद कहा कि मैं कम से कम मार्क्सवादी नहीं हूं, क्रिया खा के बोलता हूं। मार्क्स ने खुद कहा था मरते वक्त कि भाई मैं मार्क्सवादी नहीं, तुम हो, हम नहीं है भैया, लेकिन हम हैं। गांधी कभी नहीं बोले हम गांधीवादी हैं। तो है क्या कि आज का लेखन, इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग इसलिए मठ और जो पुराने आचार्य हैं, जो साहित्यिक मठाधीश हैं, उनसे अलग इसलिए हमने धारा बनाई। हमने कहा हम मठों, हम विचारधाराओं की का लेखन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तब हम तुम्हारा इस ग्रुप से खोलेंगे ही नहीं, गाड़ी बने हुए नहीं करेंगे, हंस में छपोगे नहीं, कौवा में छपो, फिर छपोगे ही नहीं। हम तुम्हारी आलोचना भी नहीं लिखेंगे, समालोचना भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हाँ, तुम हमारे मानक पर खरे नहीं उतरते हो। ये बात मैंने अभी दिल्ली में राजकमल प्रकाशन का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, राजकमल के 75वें स्थापना दिवस पर मैं बोल रहा था वहां मैंने ये बात हिंदी के मुख्य धारा के सारे प्रबुद्ध लोगों के बीच में मैंने कही थी कि हमने नए लेखक पैदा कर लिए, लेकिन नए आलोचक पैदा नहीं किए। आप पुराने रेंच से नया गाड़ी खोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये साहित्य फिट नहीं बैठ रहा है। आपके पास आलोचना के औजार नए नहीं हैं, आप मूल्यांकन पुराने तरीके से करते हैं। आप एसयूवी, अब अभी आप फॉर्च्यूनर का टायर खोलिएगा, एवोन साइकिल के रेंच से खुलेगा? वो माथा पटकिएगा फॉर्च्यूनर पर, के बना दिल के इतना बड़ा गाड़ी में, मतलब खुले न झोंक। भाई साहब, आपके पास औजार ही गलत है। लेकिन ये बात हिंदी की धारा नहीं मानने लगी। खैर, मैं इतना बोलने का आत्मविश्वास कहां से पा रहा हूं? आपको यकीन होना चाहिए हिंदी की बढ़ती हुई पठनीयता से। अभी पिछले 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा जीवित लेखक
जिसकी कस्में खाई जा सकती हैं, जिनके लेखन की विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल जी के नाम का विवाद चला कि उन्होंने पिछले 5, 10 या 25 साल में सर कितना रॉयल्टी पाया, तो कुछ 1 लाख या 1.25 लाख की रॉयल्टी उनको मिली। अब आप सोचिए कि विनोद कुमार शुक्ल जितना बड़ा लेखक, जिनके बारे में आज का युवा मुझे लगता है कि नहीं जानता है, जो कम से कम जिसकी हिंदी जिनका विषय नहीं है और जो फेसबुक पर बहुत ज्यादा हुज्जत वाले में नहीं रहते हैं, उनको शायद पता नहीं होगा। लेकिन आप सोचिए कि जब विनोद कुमार शुक्ल जैसे लेखक 1 लाख 1.25 लाख की रॉयल्टी 5 साल 10 साल में पाते हैं, तो इतने बड़े आयोजन का क्या सार्थकता निकलेगा अगर दुमका 1 और 2 लेखक भी पेशेवर पैदा ना कर सका ऐसे आयोजनों के बाद। तो आप सोचिए, हम लिखने पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने की जब बात करते हैं तो हमें यह भी बात करनी होगी कि पठनीयता का विस्तार बाजार के रास्ते होगा। बाजार का अर्थ बाजारू होना नहीं है, उसका अर्थ है कि स्याही लगता है, कागज लगता है, छपाई होती है, उसमें पैसा लगता है। अगर आपको लगता है कि छपाई होना ऋषि मुनि का काम है, हिमालय पर जाकर किताब लिखना चाहिए, गुफा में घुस के। हर राइटर छपना चाहता है, हर राइटर रात को फेसबुक में हरा बत्ती जला के कोशिश करता है कि 2 किताब बिक जाए। पूछता है, क्या चौबे जी पढ़े हमारी किताब, उस पर कुछ समझ आया? लिखते सब कोई कहता है, लेकिन डरता है। क्यों? क्योंकि हिंदी का औदात इस तरह से बना दिया गया है ना, एक आवरण इस तरह से बना दिया गया कि अगर ये टूटेगा तो सब बाजारू हो गया। हम लोगों ने पहले दिन से, मेरा यूपीएससी जब 2016 में जब मेरे यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हुआ, मैंने तय किया कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है इसको मैं पान की दुकान खोलकर नहीं खर्च करूंगा। अगर नहीं पढ़ा होता तो फिर पान ही बेचता, पान बेचना बुरा नहीं है, लेकिन मैं जो करने गया था 10 साल, मुझे लगा मैं उसका एक एक पाई वसूल करूंगा, एक एक पाई वसूल करूंगा। और मैंने इसलिए लेखन को चुना। और जब मैंने कहा कि मैं बतौर लेखक अपनी किताब लेकर गया, तो ये सब कोई जानते हैं, मैंने कई बार कई इंटरव्यूज में कहा कि मुझे 25-27 लोगों ने 2014 के पुस्तक मेले में मैं किताब लेकर घूमता था, तो सबने कहा हिंदी की किताब का नाम अंग्रेजी में है, नहीं चलेगा। एक प्रकाशक बोला तुम्हारा नाम ही ऐसा है कि नहीं चलेगा, नीलोत्पल मृणाल, नाम बदलो। अपने रखे होंगे, नहीं है, मैट्रिक से, नर्सरी से यही नाम है, घर वाले रखे हैं। हाँ, कुछ लोग विनोद कुमार विद्रोही बाद में हो जाते हैं, अशोक कुमार अकेला बाद में हो जाते हैं ना, आते हैं तो वहां से मैंने तय किया कि मैं लेखन को बतौर कैरियर लूंगा। मुझे मेरे मित्रों ने कई समझाया और कई ने कहा कि एकदम झोंक के उतर जाइए, कोई बात नहीं है। हाँ, मैंने कैरियर के तौर पे लिया। मैंने पहले दिन जब लेखन शुरू किया तो मेरे दिमाग में यह बात थी कि मेरी किताब कम से कम 50,000 पाठक तक कैसे पहुंचेगी। मैं इसको अच्छे भाषा में बोल रहा हूं, कोई थोड़ा सा असावधानी कीजिएगा तो आप बोलिएगा मेरी किताब 50,000 कैसे बिकेगी। लेकिन हिंदी का सातिर लेखक ऐसे बात करता है, 50,000 पाठकों तक कैसे पहुंचेगी। तो हम लोग भी अब ये आर्ट सीख रहे हैं धीरे धीरे बोलना, कि अब हम भी यही बोलते हैं कि 50,000 पाठकों तक कैसे पहुंचेगी। और आप यकीन मानिए 500 प्रति की मेरी पहली किताब छपी थी। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि यहां पर बैठा अगर कोई भी युवा या युवती जिनके हाथ में कलम है और लिखने का सपना है, तो वो माने कि वो लिख रहे हैं तो खुद को खर्च नहीं कर रहे हैं, जाया नहीं कर रहे हैं। पढ़िए, लिखिए, उसकी भी एक दुनिया है, उसका भी एक कैरियर है। 500 किताब से मैंने कैरियर शुरू किया। और दिल्ली में मेरे दोस्तों ने पटेल चेस्ट, मुखर्जी नगर, गांधी विहार और वो नेहरू विहार में पोस्टर चिपकाए कि डार्क हॉर्स का जो है कि क्या विमोचन है। हमारा तो संकट विमोचन था, विमोचन भी नहीं था, है ना। और उसके बाद एक वॉर रूम बनाया हम लोगों ने। पहले ही दिन 500 किताब हमने बेच लिया वहीं, क्योंकि उसका एक संयोग था, मेरी एक पृष्ठभूमि है कि मैंने सीसेट के आंदोलन में अपनी एक भूमिका निभाई थी। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग मुझे जानते थे, सहानुभूति में उन्होंने मेरी किताब खरीद ली। लात खाया है बहुत पुलिस से, किताब खरीद लो, है ना, इतना रोज तक खाते रहता है, लात दे तो पकड़ाता है, बेचारे का किताब खरीद लो सहानुभूति में। लेकिन मुझे पता था कि 500 किताब दिल्ली में ही आज ही बिकी है। तो एक टीम बनाकर, 10 लोगों की, मेरे दोस्तों की टीम बनाकर, सोशल मीडिया पर एक कमरे से बैठकर मात्र 500 किताबों से हमने बुकेल्फी का अभियान चला दिया था। बुकेल्फी शब्द दिया था हम लोगों ने, बुक के साथ सेल्फी। और आप मानिए कि हिंदी का कोई बड़ा राइटर नहीं है जिसको ये सपना नहीं आने लगा कि मेरी किताब को कोई बुक लेके फोटो खिंचाए।
उसके बाद से वो इतना बड़ा अभियान बना, कोई नकार ही नहीं सकता है कि किसकी इच्छा उसके बाद नहीं होने लगी कि मेरी किताब के साथ फोटो आया फेसबुक पर, उसको अभियान बनाया और आज डार्क हॉर्स 10 लाख कॉपी की संख्या पार कर चुका है। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल है उस किताब के कारण हासिल है। एक छोटा सा सपना वहां से देखा गया था, उसके बाद दूसरी किताब अवगढ़ आई, वो किताब लाख से ज्यादा बिक चुकी है। और मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब आज तक के वेबसाइट पर चुकी है, न्यूज आ चुकी है। मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान में 50,000 का कोई संस्करण छपा है या नहीं पिछले 20 सालों में। मेरी तीसरी किताब यार जादूगर का 50,000 का संस्करण छपा और मात्र 3 महीने में उसके 35,000 कॉपियां बिक चुकी। 50,000 संस्करण छपने का मतलब होता है 10 लाख की रॉयल्टी। नहीं, ज्यादा हो जाएगा सर, ज्यादा हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि आप हिंदी की जब बात करें तो आप बात करने लगे कि हिंदी का लेखक आंख में दर्द होने के बाद कविता नहीं लिखता है। जो लोग कहते हैं कि भूख से उपजा होगा कहानी, ऐसा नहीं है। और पीड़ा को समझने के लिए भूखा रहना ही जरूरी नहीं है। और हिंदी के लेखन को जिस तरह से दीनहीन पैकेज में प्रस्तुत करने का जो एक रहा है हमेशा से, उसको निकालने की जरूरत है। नहीं तो हम विनोद कुमार शुक्ल जैसे महान लेखक को रॉयल्टी के लिए संघर्ष करता हुआ देखना चाहेंगे और खेसारी लाल को बुलाएंगे 20 लाख देख के प्रोग्राम करने के लिए। आप बताइए, आपके समाज में एक गायक अगर गाना गाने आता है तो आप उसको सहर्ष 10 लाख रुपया देते हैं ना, लेकिन हिंदी के राइटर्स को 1 लाख रुपया और 50,000 रुपए के लिए रॉयल्टी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं इसलिए ऐसे बड़े आयोजनों में प्रशासन हो या जो भी आयोजन समिति, उनको ये कहता हूं कि ऐसे आयोजनों में हिंदी के भविष्य पर चर्चा हो, उसके आर्थिक पक्ष पर चर्चा हो। आपको नहीं पता है कि लिखने वाले लोग कैसे कैसे संघर्षों के साथ लिख रहे हैं। जो लोग आर्थिक रूप से सशक्त हैं ठीक है, लेकिन एक पीढ़ी अगर लिखने वाली नहीं रहेगी ना, तो देखिए आज आप देखिए कि पिछले 20 साल से जो गैप हुआ, अब हमारी पीढ़ी को व्हाट्सएप चलाने लगा है। हमारी पीढ़ी में कोई रोल मॉडल नहीं है कि आप उसकी किताब कोई कहे कि मैं 35 वर्ष के युवा की किताब पढ़ा हूं और ये मुझे मेरे समय का समाज दिखा रहा है ही नहीं। उसके पास एक मोबाइल है, व्हाट्सएप पर न्यूज है और वो वही इसको चला रहा है। कहां है कोई 35 वर्ष का युवा जिसके बारे में आप कहें कि ये मेरे समय का लेखक है? आज भी हमको फिर वही 60 वर्ष के उस बेचारा चश्मा लगा के हमारे लिए लिख रहे हैं। उनसे नहीं हो पा रहा लिखन। चचा तो ही लिखे जाने चो, चचा आप लिखिए, आपका धार है। क्या बात है, हम लोग कुछ है चचा? आप जब लिख देते हैं ना, टीपू सुल्तान तलवार कांपता है। कितना दिन चचा से मेहनत करवाइएगा? आप अपने समय को देखने का हुनर कब पैदा कीजिएगा? ये जो युवाओं को केवल केटीएम पर 120 की स्पीड में लहरिया कट मारना ही हिंदुस्तान नहीं है। हम अपने समय को भी देख रहे हैं। हम भी अपने समय का राजनीतिक चिंतन कर रहे हैं। हम भी अपने वक्त का सामाजिक चिंतन कर रहे हैं। हम भी अपने वक्त की समस्याओं को समझ रहे हैं। हम भी अपने समय के औजार विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने समय से मुठभेड़ कर रहे हैं। हम अपने समय से लड़ने का, जो समस्याएं उनसे लड़ने के खिलाफ हथियार भी बना रहे हैं इसी कलम से। तो ये कर रहा है आज का युवा, लेकिन हिंदी जगत का जो एक बड़ा सा जो फाटक है वो खुलता ही नहीं है। ऐसा आयोजन दुमका जैसे शहर में जब होगा, देवघर में होगा, गोड्डा में होगा, पाकुड़ में होगा, साहिबगंज में होगा, तो वो दरवाजा फिर खुल जाएगा। फिर नए लोग निकल के आएंगे जिनके पास एक बड़ा लोक है, बड़ा संसार है और जिसको जानने की जरूरत है इस देश को। 250 रुपया सरसों तेल खा के भी अगर आपके पास उपन्यास नहीं उपज रहा है अगर आपके आसपास, तो समझिए, और आप अभी भी मैला आंचल से भारत जान रहे हैं, तो फिर लगता है कि आपको अपने आसपास की चिंता नहीं है। अगर मैं किसी किसान को मरता हुआ देखूं और मुझे अभी भी गोदान ही बताएगा कि हिंदुस्तान का किसान मर रहा है, तो आप समझिए प्रेमचंद की महानता पर कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन मेरा समय इतना बंजर क्यों हो गया है? हमारा समय इतना बंजर क्यों हो गया है कि हम अपने सामने की त्रासदी लिख नहीं पा रहे, दर्ज नहीं कर पा रहे? सामने रणेंद्र सर बैठे हुए हैं, गायब होता देश, आप इनका पढ़ें। अपने समय की त्रासदियों को दर्ज करने वाली किताब है और मैं इनको युवा लेखक ही मानता हूं। दिल्ली में जिस तरह के लेखक लोग चल रहे हैं, और आप तो बाल उल काला किए हुए हैं सर, तो
नहीं, युवा में ही हम लोग गिनते हैं आपको, है ना। तो ये मैं कह रहा हूं कि आप अपने समय के लेखक पर भरोसा भी कीजिए, उसको आत्मविश्वास भी दीजिए, और जो कोई भी कुछ लिख रहे हैं दो तरह से लिखिए। एक इसलिए लिखिए क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। एक पढ़ता हुआ आदमी दुनिया का सबसे खूबसूरत दृश्य है, इससे खूबसूरत कोई दृश्य ही नहीं बन सका। तो एक तो इसलिए है कि पढ़ना लिखना जरूरी है, वो ऑक्सीजन, उसको पढ़िए। और दूसरा ये है कि लिखिए इसलिए भी क्योंकि अब लिखने वाले लोग, अपने समय से लड़ने वाले लोग बहुत कम बचे हैं, और इस बीच में अगर वो आपका कैरियर बन जाता है तो और अच्छी बात है। मुझे लगा कि मेरा ये कैरियर बन सकता है तो कोशिश करता हूँ। पैसा लेखन में रॉयल्टी से उतना नहीं हो पाता है, आजकल नया फैशन है, नया लोग, नया सुविधा है, लोगों अपने दोस्तों को आईएएस देखते हैं तो उनको लगता है हम भी बढ़िया से रहें। साथ के लोग सेलेक्ट हो गए तो कविता पोइट्री करने लगे, उसमें तो इंस्टेंट पैसा है, तुरंत आ जाता है। तो अब आप कहिएगा मंची कवि है, तो मंची कवि है तो हम क्या करते हैं, हम टमाटर उड़ाते हैं, हैं? कविता की जगह पर क्या दौड़ते हैं इधर से उधर। तो आप रामधारी सिंह दिनकर जब मंच पर सुनाते थे रश्मि रथी, है, तो धरती डोलता था। तो बात वही है कि ये जो सिंथेटिक हिंदी का जो वातावरण है उसको ऐसे आयोजन तोड़ें, और ऐसे आयोजनों की भीड़ अगर इसको कोई कैमरा में कैद करे, फेसबुक पर डाले, और आप पिछले 5-7 साल में बहुत ज़्यादा लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं इस देश में, उसकी भीड़ से तुलना कीजिएगा। दुर्गा, आपको मैं सलाम करता हूँ, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस तरह का आयोजन करके दिखा रहे हैं आपकी उपस्थिति। अब एक कविता सुना देता हूँ जो आपने कहा भी नहीं, हम अपने सुना देते हैं। आप भावुक हो गई हैं, आप भूल जा रही हैं। पानी पानी पिला दो बाबू, सौरभ ले बाबू। आप भी भावुक हो गए। अच्छा, आपके पास तो माइक नहीं, आप तो हसन ऐसे ही ले आया। मैंने यहाँ लिया कि नहीं लिया ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मैं फ्री का चीज आपको नहीं सुना रहा हूँ, टाइम पास नहीं है, मैं इसी का पैसा लेता हूँ, बाकी सब तो ज्ञान था ऐसे। अब जो मैं कर रहा हूँ यही पेबल है। हाँ आप लोगों में से किसी ने मेरी कविता सुनी है? कुछ लोगों ने सुनी है? क्या सुना है? कौन सा? तीन दिन पहले आन जान में। ठीक, यही सुनाते हैं। हाँ, एक गीत मेरा तीसरे उपन्यास जो मेरा याद, मेरा एक तरीका होता है जो वही उस वक्त जब बात हो रही थी तो मैला आंचल निश्चित रूप से वो एक ऐसी किताब है जो हिंदुस्तान के कितने हिंदी के लेखकों की वो धारा मोड़ती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जब मैं मैला आंचल ही पढ़ रहा था तो उसी में लोकगीतों का बड़ा प्रयोग किया है रेणु जी ने। तो जब मैं औघड़ लिख रहा था तो मुझे लग रहा था कि लिखते वक्त कहीं मुझे लग रहा था कि कबीर को यहाँ पे प्रयोग में लाना चाहिए, और कुछ प्रसंग बताने के लिए संदर्भ के तौर पर मुझे कबीर के दोहों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब मैं लिखने लगा, ईश्वर की कृपा है कि मैंने 2 गीत खुद के लिख लिए। उसके बाद एक अच्छी टीम मुझे मिली दुमका में ही, मैंने उसको दुमका में रिकॉर्ड किया, और दुमका में कैमरा की इतनी अच्छी टीम मिली, और उसके बाद 0 बजट पे मैंने दुमका में ही उसको शूट किया। तो लोगों ने हिंदी जगत में कहा कि ये एक नया बाजारू पैदा हो गया, ये उपन्यास के प्रमोशन के लिए गाना गा रहा है। अरे आप बताइए सर, क्या कोई लेखक प्रयास करके भी उपन्यासकार किताब बेचने के लिए गला गार्गल करके सारे गामा सीखेगा? वो तो स्वाभाविक होगा तभी गाएगा। क्या वो फिर कवि बनेगा? क्या वो गीत कंपोज करेगा? लेकिन ये ईश्वरीय संयोग है, कृपा है कि मुझे दुमका में ही ऐसे युवाओं की टीम मिल गई, इतने प्रतिभाशाली युवाओं की टीम मिल गई कि वो जो 2 गीत मैंने जब अरेंज करके और उसका वीडियो बनाया, वो इतना चला और इतना लोगों को उसने प्रभावित किया, और मेरे उपन्यास के भूमिका के रूप में वो जाना जाने लगा। और पढ़ने के बाद लोग उसे, मैं यूथ के बीच में जाता हूँ, मैं IIT जैसे जब कैंपस में भी जाता हूँ तो वो कहते हैं कि वो गीत सुनाइए। तो फिर मैंने यार जादूगर के लिए भी वही प्रयोग किया, और इसके लिए भी 2 गीत लिखा। जो दूसरा गीत वो 3 दिन पहले आया है, और
और मैं वो गीत आप लोगों को सुनाता हूँ। ये एक वो चूंकि उपन्यास जीवन और मृत्यु की जटिलताओं पर है, और जीवन एक अवसर है और मृत्यु एक महोत्सव है, तो मृत्यु के महोत्सव को महसूस करते हुए और जीवन को एक अवसर मानते हुए कि हम जब अपने जीवन का समापन करते हैं तो ठीक उस तरह से होना चाहिए जैसे कि 9 दिनों के नवदुर्गा के पूजन के बाद हम 10वें दिन का विसर्जन करते हैं, तो अबीर गुलाल लगाते हुए झूमते हुए, और हमें लगता है कि हमने 9 सार्थक और पवित्र दिन गुजारे हैं। तो आपके जीवन का समापन भी वही है मृत्यु की, आप उस 9 दिनों के बाद जो विसर्जन करते हैं तो वहां से। लेकिन इस गीत में यह है कि मुक्ति क्या है, वो हम लोग जो एक लाइन में जो भारतीय दर्शन समझाता है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, अब यहाँ से वो गीत शुरू होता है। बाबू थोड़ा सा इको दे देना, महिषासुर लगाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, ड्राई हो। ऊपर लग गया। हर एक दिन धरती मिल जाएगी आसमान में, रे साधो आसमान में। एक दिन धरती मिल जाएगी आसमान में, अरे काहे वक्त करे है जायावान जान में, हे काहे वक्त करे है जायावान जान में, रे जोगी आन जान में। हे काहे वक्त करे है जायावान जान में। हे बूढ़ा सूरज धूप की लाठी टेके चलता है, अरे पागल तो पानी में सितारा फेंके चलता है। ए बूढ़ा सूरज धूप की लाठी फेंके चलता है, अरे पागल तो पानी में सितारा फेंके चलता है। ए अल्हड़ पछिया मंतर फूके आके कान में, रे जोगी आके कान में। अल्हड़ पछिया मंतर फूके आके कान में, काहे वक्त करे है जायावान जान में। हे काहे वक्त करे है जायावान जान में, हे जोगी आन जान में। और क्या है, कौन निचोड़े रेत से पानी, किसने लिखी है सबकी कहानी। किसने बनाया शेर को राजा और जल में मछली को रानी। ये कौन निचोड़े रेत से पानी, किसने लिखी है सबकी कहानी। किसने बनाया शेर को राजा और जल में मछली को रानी। जिसके माथे चंद्र टिका है जोगी रे, जिसके माथे चंद्र टिका है, अरे वो भी है बैठा किसके ध्यान में। काहे वक्त करे है जायावान जान में, काहे वक्त करे है जायावान जान में, वे जोगी आन जान में। और क्या है कि राह पकड़ता क्यों नहीं सोझा, ये खुरठा का शब्द है, सोझा मतलब सीधा, यह अंगिका में ज्यादा उपयोग लाया जाता है यहाँ का। ये राह पकड़ता क्यों नहीं सोझा, काहे लेके घूमे है बोझा। सूट बूट सब खुल जाना है, अंत समय बस एक मोछा। हे रमता जोगी गीत सुना जोगी रमता जोगी गीत सुनाए गा के तान में, रे जोगी गा के तान में। रमता जोगी गीत सुनाए गा के तान में, काहे वक्त करे है जायावान जान में। काहे वक्त करे है जाया आन जान में, है जोगी आन जान में, है जोगी आन जान में,
जोगिया न जानू में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये निर्गुण था और मैं 15 मिनट और आपका लूंगा क्योंकि आपके हालांकि 10 मिनट है, हालांकि समय तो मेरे पास ज़्यादा है लेकिन मैं 10 ही मिनट लूंगा। मैं 10 मिनट में कुछ और गीत और कविताएं सुना देता हूँ आपको। हाँ, ये मंची कविता थी। मैंने मंच पर गाने के लिए ही ऐसी कविताएं, ऐसे गीत लिखे और जहाँ पर चुटकुला और फुहड़ चुटकुलों से महफिल लूट ली जाती है, आप यकीन मानिए, या जहाँ वीर रस की कविताओं से पूरा माहौल लहूलुहान हो जाता है कवि सम्मेलनों का, उसके बाद मैं यही सब गीत लेकर आता हूँ और युवा सुनते हैं, हौसला देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रयोग के प्रति या आप अपने रुचि के प्रति कम से कम आश्वस्त रहिए, उस पर भरोसा रखिए। लेखन बाजार का मसला है ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि क्या चलता है इसलिए हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग लिख रहे हैं ईमानदारी से उनसे पूछिए। अगर आप उसको मुझे परिभाषा के तौर पे पूछिएगा तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा कि मैं कब क्या सोचता हूं और क्या लिखता हूं। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि लिखते वक्त या गाते वक्त या कविता रचते वक्त मुझे ये पता नहीं होता कि मुझे सुनने वाले क्या रिएक्शन देंगे। मुझे ये महसूस करना होता है कि इसको लिखने के बाद मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। अगर वो फ्रिक्वेंसी आपको छू गई तो मेरा कैरियर बन जाएगा, नहीं छुई तो अगला लिखूंगा। इतनी सी बात है। इसमें बाजार बहुत दूर की कौड़ी है। और हिंदी में तो न प्रमोशन है, जीरो बाजार। हम लोग, आपने सुना है कि अमिताभ बच्चन हमारा किताब लेकर डार्क हो जरूर पढ़े, हाय ऐसा कुछ है क्या? वो लोग तो कोका कोला ही बेच रहा है ना, हमारा प्रमोशन कौन करेगा? आपने सुना क्या कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने कहा कि हिंदी की किताबों को पढ़े? हिंदुस्तान में हिंदी के किताबों के प्रमोशन का कोई बाजार नहीं है, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। ये जो हम लोग फेसबुक पर फोटो लगाते हैं या ऐसे आयोजनों में हम लोग जो किताबों पर बात कर लेते हैं, ये किसी तरह से एक माहौल बनाया है इसने, और इसको और बड़ा बनाने का दायित्व आप लोगों का है, ऐसे आयोजनों का है। क्योंकि हिंदी में ये सब जो बातें चलती है, फेसबुक बाजार हो गया, बाजारू हो गया, 200 किताब बिक रहा है गुरु, क्या बाजार होगा?